हेलो स्टूडेंट्स, आपका छात्र छात्राओं ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं 10वीं क्लास के सामाजिक अध्ययन की राजनीतिक परंपरा, लोकतंत्र और विविधता। और ये चैप्टर नंबर 3 में हम पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं। अब तक हमने ये जो राजनीतिक शास्त्र आपका इस भाग की 2 वीडियोज कर लिए हैं, 2 चैप्टर कर लिए हैं, पहला और दूसरा पार्ट। और आज हम तीसरे पार्ट का शुभारंभ कर रहे हैं। और इस शुभारंभ में का पार्ट नंबर 1 में आपका बहुत स्वागत है। और आज हम करें इसके कुछ छोटे छोटे शब्दावली महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनसे आपका ऑप्शन टाइप, एक लाइन वाले प्रश्न और छोटे अति लघुत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं, बनेंगे। और जिससे आपकी से होगी परीक्षा में। तो इन बातों को जानना आपने बहुत जरूरी है। आओ चले इस पर अपने टॉपिक पर। सबसे पहला प्रश्न है लोकतंत्र और विविधता। जैसे कि पाठ से ही है, लोकतंत्र भी और विविधता भी है। भारत एक विशाल देश है और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। इसी प्रकार भारत के तरह दूसरे देशों में भी विभिन्नताओं का कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न धर्मों के लोग, भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न प्रकार के, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो दुनिया है वो विभिन्नताओं से भरी हुई है। और फिर उसमें लोकतंत्र की क्या भूमिका रहती है, या विविधताओं के बीच में भी लोकतंत्र कैसे अपना सामंजस्य बिठाता है, इन सब बातों का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले विविधता लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्यों? क्योंकि इसने अनेक विभाजन है। लोकतंत्र अनेक विभाजन होते हुए भी अनेक समुदायों को जोड़ के रखता है। अलग अलग समुदायों से अलग अलग भागीदारी लेकर के फिर उनको एक बना करके, सरकार बना करके चलाता है। जबकि जो दूसरे शासन है, राजतंत्र है, लोकतंत्र है, वहां पर विभिन्नताओं में समाज जो बटा होता है वो विभिन्नताओं में ही रहता है, उनमें सामंजस्य नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठते? क्योंकि शासन एक ही का राजा का चल रहा है, या ब्रह्मांड पढ़ाने का काम ब्राह्मण को ही मिला हुआ है। लेकिन जहां पर लोकतंत्र है वहां हर काम में, हर क्षेत्र में, हर समुदाय के हर की भागीदारी होती है। और सरकार में एक मिलीजुली सरकार बनती है, सभी समुदायों की, सभी जाति धर्म लोगों की। तो वो सबका ख्याल रखती है, उनमें समस्या होता है, वो जोड़ने का काम करती है। अर्थात अनेकताओं में भी एकता है, विभिन्नताओं में भी एकता है। अगला हम चलते हैं मैक्सिमम ओलंपिक कहानी का क्या मतलब है, कि कहानी क्या थी, ओलंपिक क्या स्टोरी थी। ये है कि 1968 में अमेरिका में कुछ गेम हुए थे। धावक थे कार्लोस और स्मिथ, ये दो जो दौड़ने वाले थे उनको हम धावक कहते हैं। जो धावक है अमेरिका के कार्लोस और स्मिथ, ये 2 खिलाड़ी थे, ये अश्वेत थे। और जो इन्होंने अपने धावकों में अमेरिका में इन्होंने अपने पदक जीते हुए थे। और 1968 में अश्वेतों के विरोध में, अश्वेतों के साथ जो भेदभाव होता है उसके विरोध में इन्होंने अपनी टिप्पणी जारी कर दी, अपने कह दिए, जिसके कारण इनके पदक छीन लिए गए। तो ये कहानी थी इनकी मैक्सिमम ओलंपिक की कहानी। इसका मतलब है मैक्सिमम जो गेम हुए, ओलंपिक खेल हुए थे, उनमें अमेरिका के अश्वेतों ने जो मेडल लिए थे वे 1968 में जो अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव की राजनीति, वहां भेदभाव हो रहा है, उसके पक्ष में कार्लोस और मैक्सिम को टिप्पणी लिखने के कारण उनके पदक जीत लिए थे, छीन लिए थे इन पदकों को जीतने की। यही इसकी मैक्सिको की कहानी के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद चलते हैं अफ्रो अमेरिकी किन्हें कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, अक्सर परीक्षा में आता है अफ्रो अमेरिकी। और इसके नाम से लाया अफ्रीका अमेरिकी, दोनों नामों से जानता है, नामों से पता चलता है। अफ्रो अफ्रीकी वे अफ्रीकी जो कभी अमेरिका के लोग दास बना करके अमेरिका में लेके आए थे। अफ्रीका के यानी अमेरिका के लोग कभी किसी जमाने में, पुराने जमाने में अमेरिका के लोगों को दास बनाकर अमेरिका में लेकर आए थे। और वो धीरे धीरे वहां लोग बसे और उनकी पीढ़ियां चलती गई। और जो पीढ़ियां आगे जाकर के वंशज बने, उन लोगों को इन्होंने अफ्रो अमेरिकी का नाम दिया। यानी वो अमेरिका के नहीं, अफ्रीका के अमेरिकी हैं, या मिलीजुली नस्ल हो गई वो, ना तो अफ्रीका के ना अमेरिका के। अफ्रीका से तो उनके दास बना करके अमेरिका वाले ले आए, उन्होंने उनसे काम लिया। जो ही उनकी संतान आगे आई तो वो अफ्रो अमेरिकी के नाम से जाने लगी। मेरे ख्याल में शायद आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर एक बार बता देता हूं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफ्रो का मतलब है अफ्रीका से लेकर आए गए, अमेरिका का मतलब अमेरिका में,
जो लोग आज अमेरिका में रह रहे हैं, कभी उनके जो बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, अमेरिका वाले लोग अफ्रीका से उनको गुलाम बनाकर लेकर आए थे, और इसलिए इन लोगों को एफ्रो अमेरिकी के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे चलते प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, ये क्या था? अमेरिका में जो अधिकार आंदोलन है ये 1954 से लेके 1968 तक मार्टिन लूथर द्वारा अश्वेतों के साथ गैर बराबरी का जो व्यवहार किया जाता था उसके लिए चलाया जाता था। अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन, इसका मतलब क्या है? नागरिक अधिकार क्या था? वे प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार मिले, उसको किसी नस्ल के आधार पर भेदभाव न किया जाए। 1968 मार्टिन लूथर एक वहां के समाज सुधारक थे, उन्होंने एक अपना आंदोलन चलाया जो किसके पक्ष में, कि जो अश्वेत लोगों के पक्ष में चलाया कि अश्वेत लोगों के साथ श्वेत लोगों में, गोरे रंग के लोगों में काले लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। उस भेदभाव के विरोध में उन्होंने 1954 से 68 तक आंदोलन चलाया। 1968 तक आंदोलन 1954 से 68 तक जो आंदोलन चला, इसमें मार्टिन लूथर ने कहा कि मनुष्य सब बराबर है, गोरे काले का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सारे बराबर होने चाहिए, क्योंकि इससे पहले अमेरिका में श्वेत और अश्वेतों में काफी भेदभाव किया जाता रहा। इसके बाद अगला है अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या है? इसके बाद 1968 के बाद 1968 के दौरान 1966 से 75 के बीच में जो अश्वेत और श्वेत का नस्लवाद का भेदभाव था, गोरे काले का जो भेदभाव था, वो जोर पकड़ गया, ज्यादा उग्र स्वभाव ले गया, और जो 1966 से 75 का दौरा है उसको हम इस नाम से जानते हैं, अश्वेत शक्ति आंदोलन। ज्यादा उग्र, यानी इनका जो अश्वेत लोग थे इनका पल्ला भारी हो गया, इन लोगों के साथ बहुत सारे लोग इस आंदोलन में जुड़ गए थे और उग्र रूप इसने ले लिया था, बड़े जोर शोर से प्रचार था 1966 से लेकर 1975 तक। तो इस समय दौरान जो आंदोलन चला इसका हम अश्वेत शक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आगे बढ़ चलते हैं हम सामाजिक भेदभाव। सामाजिक भेदभाव कहता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी समाज में रहता है, जब उसके साथ किसी प्रकार भेदभाव किया जाता है, उसके प्रकार दूसरे लोगों से कुछ अलग प्रकार का व्यवहार किया जाता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, नस्ल के आधार पर, इस प्रकार किसी प्रकार का भी समाज में यदि उसके साथ भेदभाव किया जाता है तो उसे हम सामाजिक भेदभाव कहते हैं। कोई उसको किसी छुआछूत करना, उसके साथ उसको किसी भी काम में भागीदारी न बनाना, उसको शामिल न करना, या उसको कहीं अपने सार्वजनिक स्थानों पर न आने देना, इस प्रकार उसके साथ जो भेदभाव होते हैं उसको हम सामाजिक भेदभाव कहते हैं। इससे अगला आपका विभिन्नताओं में समस्या। मैंने पहले ही बताया कि भारत जैसे विशाल में भी देशों में, या कहें तो हम पूरी दुनिया में ही विभिन्नताओं से भरा हुआ ये संसार है, और इस विभिन्नताओं में भी समस्या बिठाना, उनको तालमेल बनाना कहलाता है समस्या। सामाजिक विभाजन के टकराव के कारण न मिलना। देखिए इतने सामाजिक विभाजन है, अनेकताएं हैं, भिन्न भिन्न समुदाय हैं, संप्रदाय हैं, जाति हैं, इन सब का टकराव न होना, आपस में लड़ना भिड़ना नहीं बल्कि मिलके रहना सामाजिक समस्या कहलाता है। क्या कहलाता है? विभिन्नताओं में समस्या कहलाता है। भाई अनेक होते हुए भी एक है वे, जैसे भारत है, बेल्जियम है, ये देश ऐसे देश हैं, इन देशों को अनेक जाति के, अनेक संप्रदाय के, अनेक धर्म के, क्योंकि ये दो देश धर्मनिरपेक्ष देश है, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी ये उन सब संप्रदाय में, जाति में सामंजस्य बिठा लेते हैं, तालमेल बिठा लेते हैं और टकराव की स्थिति से बच जाते हैं, जिसलिए हम इन देशों को विभिन्नताओं का समस्या कहते हैं। इसका अगला है विभिन्नताओं में टकराव। इसका उल्टा हो गया, वहां था विभिन्नताओं में समस्या, यहाँ विभिन्नताओं में टकराव। जहां पर इनका सामाजिक भेदभाव के कारण आपस में समुदायों का टकराव हो जाता है, उनमें कोई तालमेल नहीं बन पाता है, उसको टकराव कहते हैं। जैसे कि श्रीलंका में देखें आप, तमिल और सहेली दो प्रकार की कास्ट जातियां हैं, जहां पर सरकार तमिल का पक्ष लेती है, जिसके कारण इनमें आपस में समस्या नहीं होता, यह हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है। इसी प्रकार उत्तरी आयरलैंड में देखें तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाई लोग हैं, ये भी आपस में तालमेल नहीं बनाते, क्योंकि जो आयरलैंड है वो कैथोलिक का पक्ष लेता है और प्रोटेस्टेंट इसलिए इसका विरोध जताते हैं, आपस में टकराव की स्थिति बनी रहती है। इसे कहते हैं विभिन्नताओं में टकराव। इसके बाद अगला वो आपका समरूप समाज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समरूप समाज क्या होता है।
ऐसा समाज जिसमें विभिन्नताएं होते हुए भी उनमें सामंजस्य बना रहे, अर्थात ज्यादा किसी प्रकार की ना हो जिसमें समुदाय के सांस्कृतिक जातीय विभिन्नताओं की गहरी ना हो, जड़ें गहरी ना हो, गहराई में ना हो। लोग इतने गहराई में जाति पाति को न लेते हो, संप्रदाय को न लेते हो, धर्म को न लेते हो, सारे मिलजुल करके रहते हो, उसे समरूप, जैसे नाम से समान रूप सब समान रूप से है, कोई खास ज्यादा भेदभाव उन लोगों में नहीं है, टकराव की स्थिति नहीं बनती, वे सामंजस्य से विभिन्नताओं में भी सामंजस्य बना लेते हैं, उसको बोलते हैं समरूप समाज। इसके बाद है रंग भेद। रंग भेद का मतलब ही रंग में रंग के आधार पर भेद, चमड़ी के आधार पर जिन लोगों के साथ श्वेत अश्वेत गोरे काले ये भेदभाव किया जाता है उसे हम रंग भेद की नीति कहते हैं, रंग भेद कहते हैं भेदभाव करना। इससे अगला हमारा सामाजिक विभाजनों की राजनीति क्या होती है। सामाजिक विभाजनों की जो राजनीति होती है वो बड़ी खतरनाक होती है, विस्फोटक होती है। जब समाज को बांट करके कोई राजनेता या राजनीतिक पार्टी राजनीति करती है तो वह आने वाले देश के लिए, क्षेत्र के लिए, समुदाय के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए, सबके लिए खतरनाक स्थिति होती है। उसमें भाईचारे की भावना खत्म होती है, हमेशा लड़ाई झगड़ा टकराव की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण लोग अधिक धर्म से प्यार प्रेम से नहीं रह पाते। तो इस विस्फोटक स्थिति को ही हम सामाजिक विभाजन की राजनीति कहते हैं। इसके बाद आपका बुलेरिया में रोमानी लोग, जब बुलेरिया में रोमानी लोग हैं, इन लोगों को श्रेणी का लोग माना जाता है।